नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के साइमलकास्ट लाइव प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज अडानी गेट की। जी हां, वाटर गेट कांड का तो नाम सुना होगा आपने। अमेरिका में 70 के दशक में और तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को त्यागपत्र तक देना पड़ा था। कांड तो बहुत हुए भारत में, लेकिन सबकी चर्चा करना अभी उचित नहीं होगा, इतना समय भी नहीं है। लेकिन ये जो कांड अब निकल कर आया है, इसे हमने अडानी गेट का नाम दिया है। इसके भी समीकरण बहुत गहरे हैं, इसकी भी जड़ें बहुत गहरी हैं और पहले से चली आ रही हैं। राजनीति और उद्योग का ये जो एक किस्म की जो जुगलबंदी है, ये आज अपने जिस रूप में सामने आई है, उसने लोगों को चौंकाया भी है, हैरान भी किया है। लेकिन भारत में कोई नई बात नहीं है। भारत में हम नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, बहुत लोगों को हम देख चुके हैं और ऐसे ना जाने और कितने। एक तरह से कहा जाए, कभी कभी राजनीति और व्यापार का विक्षिप्त और विभत्स रूप हमारे सामने बार बार लौट कर आता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। लेकिन अगर इस केस की जांच हो तो शायद ना जाने कितने खुलासे होंगे, ना जाने कितने लोगों के और कितने दलों के कितने पाप सामने आएंगे, बशर्ते ये हो। लेकिन वही होता है कि वक्त की चादर तले हर चीज दफना दी जाती है और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स, रहस्य ही रह जाते हैं। जैसे इतिहास में बहुत सारे प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते, हो सकता है इस अडानी गेट कांड के अंदर भी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब ना मिले। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज के अंदर नैतिकता का अभाव है, मूल्यों का अभाव है, सच्चाई का अभाव है। और जहां इनका अभाव होता है, वहां फिर हर किस्म का षड्यंत्र पलता भी है, पनपता भी है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक रवायत होती है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ हैं हिमांशु भायानी जी, डीएलजी +2 के बिजनेस एडिटर और बिजनेस एनालिस्ट गुजरात से। और जिगर भाई दोषी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड स्ट्रेटेजिस्ट, गुजरात से ही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आता हूं। आजकल आपके जो पेपर्स हैं उन्हें बड़े ध्यान से मैं पढ़ता हूं, जो डेली रिलीज होती हैं दिन में 2 बार, और कई बार काफी सेंसेशनल उसके अंदर आपके वाकयात होते हैं, तो मुझे भी उससे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अडानी गेट में जो घट रहा है, जो लोगों का परसेप्शन है, और जिस ढंग से सारे के सारे शेयर्स भी टैंक हो रहे हैं, और शेयर्स के साथ साथ भारत की प्रतिष्ठा जिस ढंग से गिरी है विदेशों में, वो अपने आप में चौंकाने वाली है कि लोगों में एक परसेप्शन जा रहा है, ना केवल भारत में, विदेशों में, कि भारत का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, कैन ही रॉब कंट्री, कैन ही लूट कंट्री। ये परसेप्शन निकल के आ रहा है। हिंडनबर्ग का जो कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज को लपेटकर खुद को सती सावित्री साबित करने की कोशिश की जा रही है, असल में ये भारत को लूट रहे हैं। बहुत हार्श वर्ड्स हैं ये, लेकिन ये वर्ड उन्होंने यूज किए हैं। हिमांशु जी, आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी टिप्पणी जो घट रहा है। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग 106 पेज की जो रिपोर्ट है वो मैंने पढ़नी शुरू की है इस वीकेंड से। हालांकि मैं 23 तारीख से शादियों में था, कुछ ना कुछ पारिवारिक फंक्शन है जो चल रहे हैं फिलहाल, और 15 तारीख तक उसी में मैं व्यस्त रहने वाला हूं। बट उसके बीच समय निकाल के मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और जो 400 पेज का रिपोर्ट आया है, रिस्पॉन्स जो आया है अदानी का, वो भी अभी पढ़ना मेरा बाकी है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जो कुछ भी देखा है, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। जो एक मेरा मतलब जो आकलन है कि मुझे सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो 2 साल से तैयार हो रही थी, उसका अगर कोई मुझे बोलेगा कि अदानी ग्रुप को उसका कयास नहीं था, उनको पता नहीं था, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी ओनली रीजन क्यों ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उस रिपोर्ट की एक पेज नंबर 20 पे एक बात लिखी गई है। Early in our investigation, we reached out to the executives of former Montesera staff to learn about the shareholding pattern in Adani stock. We received an unsolicited message from the Zurich-based PR agency hired by Montesera, which said, I am the PR agent in Switzerland for Montesera Group. We learned that you are contacting former employees to gather information on the group. Despite his offer to answer our questions directly, he responded a week later in general terms. Thank you for your questions. Montesera only provides services to institutional investors in line and in constant compliance with all regulatory requirements in various jurisdictions. Montesera does not disclose information to the private investors. तो मोंटेसेरा जिसके ऊपर इतना बड़ा फोकस है, मैं उस पोर्शन तक अभी पहुंचा हूं. आई एम रीडिंग दिस रिपोर्ट वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि मुझे बहुत सारा इसमें समझना है. बहुत सारी थियरीज फ्लोट हो रही है. आई मीन इक्विटी स्पेस में, स्टॉक मार्केट में, सब जगह पे, गुजरात में, गुजरात की पॉलिटिकल सर्किट में, राष्ट्र की पॉलिटिकल सर्किट में. थियरीज पे जाना नहीं चाहता हूँ, बट मैं इस बात को 100% मतलब आई कैन वाउच ऑन दिस के अदानी को इसके बारे में पता नहीं था. When the report itself says that the whole business is a closed entity where every decision is taken by Gautam Adani. तो मोंटेसेरा के फॉर्मर एम्प्लॉयज को जब कांटेक्ट किया जा रहा था, तो इस बात का इंटीमेशन अदानी ग्रुप को दिया गया हो नहीं दिया गया हो, इसकी मुझे कहीं पे भी कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं हुआ होगा. 100% ऐसा हुआ होगा. तो दे वर अवेयर ऑफ दिस रिपोर्ट, नंबर 1. नंबर 2, इसमें एक और नाम आ रहा है चिंगचोंग लिंग का, जिसका मतलब गुदामी जो इंटरनेशनल जिसने इन्वेस्ट किया था अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में लोटस इंटरनेशनल के जरिए, उसके जो डायरेक्टर है चैंग चुंग ली, उनका एफिलिएशन आ रहा है ये जो हेलीकॉप्टर स्कैम हुआ था उसके साथ, वेस्टलैंड. तो वेस्टलैंड, अगस्ता वेस्टलैंड. तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो आई एम नॉट रीचिंग ऑन एनी कंक्लूजन, बट मेरा जो शक है, जिस तरीके से मैं इन चीजों को पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कनेक्टिंग द डॉट्स, एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुआ क्या है एग्जैक्टली इसमें. तो मुझे लग रहा है बिल्कुल कहीं कुछ ऐसा है. या तो ये ट्रिगर, जिसको बोले ना कि पैर पे तो अपनी कोई कुल्हाड़ी मारेगा नहीं, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस है. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आप देख लीजिए, बिल्कुल पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है. लेकिन ऐसा ही आज तक में एक स्टिंग ऑपरेशन 2007 में हरिंदर बवेजा और आशीष खेतान ने किया था 2007 जब गुजरात के चुनाव थे. और यही ऐसा ही ऑपरेशन जिसमें बीबीसी ने भी कहीं बहुत सारे ऐसे फुटेजेस उस स्टिंग ऑपरेशन के यूज किए, बाबू बजरंगी वगैरह जो बोलते हैं, और वो बेनिफिट हुआ था उनको. तो शायद ये सब चीजें अभी इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं चली गई है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज, 2 संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस पे शांत बैठी है. महुआ मोइत्रा ने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए थे. मुझे लगता है एक टेस्ट एंड ट्रायल रन हुआ था जून 2020 आई मीन 21-22 में, जहां पे यही सब फंड्स का नाम आया था कि इनके फंड्स फ्रीज कर दिए गए हैं. हालांकि वो मैटर अदानी को रिलेटेड नहीं थी, लेकिन उस एक दिन में ये खबर आती थी, इकोनॉमिक टाइम्स में और सीएनबीसी ने खबर की थी. और उसके बाद एक दिन में 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप ऑफ हुआ था. और 4 दिन में मेरे ख्याल से 1.5 या 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप ऑफ हुआ था. तो मुझे लगता है वो एक पायलट प्रोजेक्ट, एक पायलट रन था. और तब मैंने बहुत सारे लोगों से, हालांकि तब हम संपर्क में नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने ये कहा था कि मार्क माय वर्ड्स, अदानी इज एंटरिंग इनटू द मीडिया बिजनेस. अदानी एंटर्ड इनटू द मीडिया बिजनेस. उन्होंने जिस तरीके से, मतलब एक शेल कंपनी अंबानी की जिस तरीके से बाई कर ली, और बाद में सब बातें आती थी कि ठीक है ये हमारे उसमें हुआ है, लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि ये सब खेल 3.5 घंटे में पड़ा और 5:30 बजे आपने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने एक कंपनी खरीद ली है. तो मैं फिलहाल इसके जो डॉट्स है उसको कनेक्ट करके समझना चाहता हूं कि इसके बारे में अदानी को अगर पता नहीं था, अगर कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दे हैड कॉन्टेक्टेड मोंटेसेरा और उसके जो लोग हैं उनसे बात हुई थी, और ये बात बिल्कुल गई है. दूसरा मुझे जो लग रहा है कि इसमें जो टारगेट हुआ है, वो बोलते हैं ना कि अगर किसी मतलब अगर किसी धंधे में किसी को आपको टारगेट करना है तो उसको मेहता जी को पकड़ो.
अकाउंटिंग की डिटेल्स उसके पास होती है, इनका मुनीम जो होता है, इसमें टारगेट इनका मुनीम हुआ है विनोद अदानी, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस इसमें विनोद अदानी के आसपास है कि इन्होंने शेल कंपनीज क्रिएट की। शेल कंपनीज में मतलब वो जैसे जुआ खेलते हैं, कहाँ पे पैसा पड़ा है आप हाथ लगाए दिखाए, तो ऐसा किया सब, पूरा मनी लॉन्ड्रिंग। और उस तरीके से उन्होंने स्टेक अपने कंट्रोल में रखा, और स्टेक कंट्रोल में रखने के बाद शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट किया गया। ये सब बातें बिल्कुल मतलब नई नहीं है, ये पुरानी बातें है। और उस तरीके से इन लोगों ने पूरा का पूरा मतलब इनका जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, इसको 80 से 85% तक टूटना है, तब जाके मतलब शॉर्ट सेलिंग जिस तरीके से बॉन्ड मार्केट में इन्होंने, इसकी जो इफेक्ट आ रही है अभी क्रेडिट सुइस, सिटी ग्रुप, जिस तरीके से अभी S&P ने इसको निकाल दिया है अपने सस्टेनेबिलिटी इंडाइसिस में से, तो ये इम्पैक्ट शुरू हो गई है। बट क्या ये इम्पैक्ट इंजीनियर्ड है या दिस इज अ पार्ट ऑफ सम हिट जॉब, ये मुझे समझना है। क्योंकि मेरा बहुत क्लियर मानना है कि अगर अदानी का स्टॉक आप स्टडी करेंगे, 2010 में जिस तरीके की मंदी आई थी, 80-85% वाइप आउट हुआ था, 20 रुपए था। वहां से ये स्टॉक 2010 से ये स्टॉक आज 2023 में मतलब 2022 में 4190 रुपीस तक पहुंचा। तो क्या जब एफपीओ आ रहा था, आपने 3200 का फ्लोर प्राइस लगाया था, मैक्सिमम आपने मतलब शेयर्स जो है आपके प्रमोटर्स के कॉर्नर करके बैठो, तो ऑब्वियसली एफपीओ में भी आपका प्रोपोर्शन बड़ा रहेगा। तो आपको पता था कि ये ओवर वैल्यूड प्रोडक्ट है और ये मुझे मेरे घर में नहीं डालनी है, इसलिए ये प्रोसेस हो रही है। सबसे पहली अगर मैं बात सोचने की कोशिश करता हूं तो कि इसको तोड़ के उस तरीके से मतलब एक पूरा क्लीन कर दे, ताकि कल को इसमें कोई कहीं से ये मतलब उस लेवल पे ले जाए कि इसका इम्पैक्ट सब जगह पे हो, स्टॉक मार्केट में, मतलब इतना न्यूज में आप छा जाओ, सब जगह पे इसकी ही बातें हो, इसके अलावा कोई बातें नहीं, और बाद में इसका पूरा एक क्लीन चिट ले लिया जाए। क्योंकि ऐसा हुआ है अदानी पोर्ट्स में, एनवायरमेंट को लेके भुज में एक व्यक्ति है जिन्होंने हर बार कोर्ट में गए, उनको ऐसा कहा जाता है कि पेपर्स अदानी ग्रुप ही देता था, और वही पेपर्स लेके वो कोर्ट में जाते थे, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक जाके उन्होंने एनवायरमेंट क्लियरेंस के मामले में मतलब वो पूरा का पूरा केस अदानी की फेवर में आया। तो उसके बाद सुप्रीम में इस मुद्दे को लेके कोई आप मतलब अपील कर सको ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं रही है, केस रीओपन ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं रही। ये हुआ है, और वो आदमी का आज की तारीख में मुंद्रा पोर्ट में उसका कॉन्ट्रैक्ट का काम चालू है। अगर जिस बंदे ने मान लीजिए कि आपके सामने खड़ा है, तो बिल्कुल आप उसे क्यों काम करने देंगे। तो मुझे पहले ये इंजीनियरिंग डिजाइन समझनी है। दूसरी जो डिजाइन समझनी है वो मैं आपको बता दूं क्या समझना चाहता हूं मैं। अदानी के बास्केट में कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो उसे इस लिस्ट से ऊपर ले जा सके, जो किसके पास है। तो मान लीजिए अगर ये हिट जॉब है और इसके कुछ एविडेंसेस मिले, तो कल को क्या आप मतलब उस लेवल पे ले जाएंगे आस्किंग की चलिए ये इतना बड़ा हो गया है और इस लेवल का है, तो इसका मतलब उस जो जिसने भी ये हिट जॉब दी है, कॉर्पोरेट वॉरफेयर अगर है और किसी ने हिट जॉब दी है, तो उस लेवल पे उसके एसेट्स आप एक्वायर करेंगे, और वो एसेट्स ऐसे है जिसका मतलब अदानी के बास्केट में आने के बाद वो शायद उस लेवल पे पहुंच जाए। के ऊपर अपने तरीके से सोचने और जी जी समझने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात। जी। और एक और मुद्दा जो है वो यहाँ की जो सर्किट में जो चल रहा है, गुजरात मैं की एक सर्किट बात में, पूछना चाहूंगा हिमांशु जी, एक बात पूछना चाहूंगा आपसे मैं। जी जी अडानी के जो नियरेस्ट जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि हमारा 2/3 जो पोर्टफोलियो है लोन्स का वो फॉरेन से आया हुआ है और 1/3 इंडिया से अप्रोक्सीमेटली। जी अगर उनके अडानी ग्रीन्स के बॉन्ड जंक हो जाते हैं, जो हो चुके हैं इस टाइम, जी और बाहर के इन्वेस्टर्स की सारी होप जो है वो डैश हो चुकी है, तो इनके लिए बहुत बड़ी वरी है कि विदेशों में जो इनकी छवि को जो डेंट लगा है कि कोई उनको ट्रस्ट नहीं करेगा कि इनके अंदर पैसे इन्वेस्ट करे इसके बाद में। ये मैं जो इसी मुद्दे परसेप्शन। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। समझने जी की बात यह है, गुजरात में भी जिस तरीके से बात चल रही है, जिसका हालांकि कोई एविडेंस नहीं है कि ये मतलब एक बस स्टॉक ऑन द स्ट्रीट्स या बस स्टॉक विद इन पॉलिटिकल सर्किट या कॉर्पोरेट सर्किट आप कहिए, जो भी है, वो इस तरीके की बात है कि अदानी की प्रॉक्सिमिटी कुछ ऐसे नेताओं के साथ, उनके बच्चों के साथ हो गई थी जो शायद ऊपर किसी को पसंद नहीं आया और ये हुआ है। अब कितना ये सच है मुझे पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। ये इंजीनियर्ड भी हो सकता है, क्योंकि आप ये ऐसे लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं,
जिस तरीके से वो अपना एक पूरा ब्लूप्रिंट, अपना एक मैप बना के बैठेंगे और देखेंगे उसमें कहां से सेंध लग सकती है, और सेंध लगेगी तो कितना नुकसान होगा। जैसे जी जिनपिंग ने एक पूरा का पूरा मॉक ड्रिल किया और सोशल मीडिया उसको कैसे रिएक्ट करता है उसका देखने की कोशिश की। तो राइट विंगर्स की एक थिंकिंग ये होती है, मेरा ऐसा मानना है कि आप एक कर लीजिए, ठीक है, आपके मतलब वो सब देखिए, गुजरातीज आर द पीपल हु टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, हु आर कैलकुलेटिव इन देयर स्पेकुलेशंस आल्सो। तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा कैलकुलेटेड रिस्क भी हो सकता है कि देखिए कितना डेंट होता है, और वहां से आप खड़े होंगे। मान लीजिए कि अगर ये इंजीनियर्ड है पूरा का पूरा, जिस तरीके से उनकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ी और ये बातें आ रही, तो उसके पीछे का खेल कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि जो लोग को बोला गया कि ये कीजिए या वो कीजिए, क्योंकि एक जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में एक दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप ने जाने की कोशिश की थी, लार्सन एंड टुब्रो के साथ, नहीं हो पाया, और लार्सन एंड टुब्रो में अनिल मणिकांत नायक जो है, एएम नायक खड़े रहे रॉक बॉटम और नहीं होने दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में उस ग्रुप की पहले से नजर है, और उन्होंने ये कयास कर लिया है, वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, मेट्रो रेल्स, ये सब करने की कोशिश की, नहीं हुआ है। तो क्या ये ऐसा है कि ठीक है चलिए आपने एक टेस्ट मॉडल किया, आप जाके कुछ करवाए, हो गया, बाद में आपको शायद ये मतलब एक जिसको बोले एक गाजर लटका के दे दिया गया कि आपको ये दे दिया जाएगा पीनट प्राइस पे, और उल्टा कल को ये एविडेंस या फुटप्रिंट्स मिले कि आपने करवा, आपको फिट करके आप ही की चीजें ले जाए। ये बिजनेस है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो कोई समझ नहीं पा रहा है, ये बिजनेस है। बिजनेस में देयर इज द वर्ड इज बिजनेस एथिक्स, बट इट्स अ ऑक्सीमोरन, देयर आर नो एथिक्स इन बिजनेस। तो मैं ये सब समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये पॉसिबिलिटीज है इन सब चीजों में। और जब मैं जैसे जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इंटरनल पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं कि इसके ऊपर रिएक्ट कैसे कर सकता है मार्केट। मसलन एक चीज आप देख लीजिए, पेज नंबर 7 पे पूरा का पूरा उनका डिटेलिंग दिया गया है, उनकी जो कंपनीज है उनकी प्रमोटर स्टेक और जो प्लेज्ड शेयर्स। तो प्रमोटर स्टेक और प्लेज्ड शेयर्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो इट इज पीनट्स, इट इज पीनट्स। अगर प्लेज शेयर्स आपने मतलब ले भी लिए सबके सब, उनकी एक कंपनी मेरे ख्याल से उसमें जो प्लेज शेयर्स है वो सबसे ज्यादा है, बाकी की सब कंपनीज में जो प्लेज शेयर क्वांटम है वो बहुत ही कम है, बहुत ही मतलब आप सोच नहीं सकते इतना कम है। मैं आपको बताऊं, एक मैक्सिमम जो प्लेज शेयर है वो अदानी पावर में है, विच इज अ रेगुलेटेड बिजनेस, अ गवर्नमेंट रेगुलेटेड बिजनेस। आज अगर 25 पैसा बढ़ाना है आपको पावर का, तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, आपको जीईआरसी एमईआरसी जगह पे, सब जगह पे जाना पड़ेगा, वहां से डॉक्यूमेंट आएगा, जो भी हियरिंग होगी, और उसके बाद आप बढ़ा सकते हो। बाकी सब जगह पे उनके जो अदानी पोर्ट्स एंड अदानी पावर, ये दो चीजें ऐसी है जिनके आई थिंक प्लेज शेयर्स की क्वांटम 20% से ऊपर, अदानी पोर्ट्स की कुछ 17.31 और अदानी पावर की कुछ 25.1, एंड उनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइज, उसका मेयर 2.66% प्लेज्ड है। तो ये सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं मतलब एक क्विजिंग करती है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये थियरीज पे मैं काम कर रहा हूं, मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं। जी, आपने एक नया एंगल इसमें लेके